दोस्तों नमस्कार। मैं SKP ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, एक टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज या साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अक्सर ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे लोग बहुत घबराते हैं, बहुत विद्यार्थी इससे डरते हैं। मैं आज प्रयास करूंगा कि एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो, मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि क्या मतलब होता है और आपके अंदर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो भय है वो निकल जाए। तो आज के इस पार्ट 1 वीडियो में, वीडियो आज शुरू हुई हो रहा है, तो वीडियो के इस पार्ट में जो पहला ही पार्ट है, इसमें हम लोग कुछ डिफिनीशन यानी परिभाषाएं देखेंगे, शब्दों के अर्थ और उसका क्या मतलब है ये समझेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और फिर आपको इस क्वेश्चन से या इस प्रकार जो बेस्ड क्वेश्चन इस पर आते हैं उनसे कोई भय ना हो और बहुत इजीली आप उन्हें कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, इसको अंग्रेजी, ये तो हिंदी में है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसके अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो उसमें एक शब्द आएगा सबसे पहले, मूलधन, और इसे प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा आएगा मिश्रधन, इसे अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं। और इसके बाद आएगा ब्याज, इसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट करते हैं। और तीसरी बात आएगी ब्याज की दर, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। उसके बाद आएगा समय, अंग्रेजी में इसे टाइम कहते हैं। और इस समय को अवधि भी कहा जाता है। तो ये जो मेन जो मुख्य ये जो शब्द हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना होगा कि ब्याज क्या है, क्योंकि सारा जो फोकस है वो इसी पर है, ब्याज पर। और ब्याज को ठीक से जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपसे कुछ गलतियां होती रहेंगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि वो गलती कहां से हो रही है। तो पहले हम लोग ब्याज की बात समझते हैं कि ब्याज कहते किसे हैं। तो आइए हम लोग ब्याज के बारे में समझते हैं। ब्याज यानी इंटरेस्ट, क्योंकि यही एक ऐसा शब्द है जो हमको बहुत या हम लोगों को बहुत परेशान करता है। अब देखिए, ये ब्याज है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी समय का वैल्यू, समय का मूल्य। अब समय का मूल्य कैसे होगा, मैं आपको एक बहुत साधारण सा उदाहरण से बताता हूं। ए और बी दो दोस्त हैं। ए ने एक किताब खरीदी और इस किताब का मूल्य था 600 रुपीज, और ये पढ़ लिया। बी इसका मित्र है, बी आया और कहा कि मित्र ये किताब मुझे दे दो और पढ़ करके मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ए ने कहा ठीक है ले जाओ। ए ने किताब बी को दे दिया। अब बी इस किताब को अपने पास रखा रहा, पढ़ता रहा। 1 साल बाद ए
ए ने बी से पूछा कि मेरी किताब वापस कर दो। अब बी किताब पढ़ा था, पढ़ने के बाद किताब उससे मिस हो गई, किताब कहीं बी के पास से खो गई। और चूंकि ये उसे लगा कि अगर नहीं मिलेगी तो मैं ए को पैसा वापस कर दूंगा, बी ने ऐसा सोचा। तो बी ने ए से कहा कि यार किताब मिल नहीं रही है, मैं किताब के बदले पैसा दे देता हूं। तुम्हारी किताब 600 रुपये की थी, मैं 600 रुपया दे देता हूं। ए ने कहा कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए मित्र, मित्र से क्या पैसा लेना, मुझे तुम किताब ही दे दो, ताकि और लोग इसे लाभ उठाएंगे और मैं भी इसे पढ़ता रहूंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बी ने कहा ठीक है। बी किताब के दुकान पर गया, तो जो किताब 1 साल पहले 600 रुपये की एक खरीद कर लाया था, अब वो किताब, वही किताब अब 650 रुपये की हो गई थी, यानी 50 रुपया उसका दाम बढ़ गया था। किताब वही, 1 साल बाद अब जो नई किताब मार्केट में थी, अब उस किताब की वैल्यू 650 रुपये हो गई थी। तो जो किताब 600 में ली गई थी, 1 साल बाद वही किताब 650 रुपये में हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि 600 से जो अधिक पैसा यानी 50 रुपया जो चुकाना पड़ा, वो 1 साल पहले 600 रुपये में जो चीज मिल रही थी, 1 साल बाद वही चीज 650 रुपये में मिल रही थी। यानी समय 1 साल बाद उसी किताब का 50 रुपया बढ़ गया, यानी 600 रुपया से जो 50 रुपया एक्स्ट्रा हो गया वो अतिरिक्त हुआ। और इसी अतिरिक्त को जो समय के साथ इसकी वैल्यू को बढ़ाया है, किताब की वैल्यू को, उसी को इंटरेस्ट कहते हैं, उसी को ब्याज कहते हैं। अब ब्याज आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमसे आप पैसा उधार लेकर के जाइए और मैं कहूं कि भाई हमको 1 साल बाद लौटाइए, तो उस पैसे से मैं 1 साल पहले जो वस्तु खरीद सकता था, वही वस्तु 1 साल बाद उतने पैसे में नहीं मिल रही है, उसका दाम बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मनी थी 1 साल पहले, जो पैसे का मूल्य था, 1 साल बाद उस पैसे का मूल्य घट गया और उस वस्तु का मूल्य बढ़ गया। तो जो अतिरिक्त पैसा हुआ उसी को ब्याज कहते हैं। अब ब्याज तो आपको समझ में आ गया कि ब्याज क्या है, के साथ बढ़ता घटता रहेगा, यानी समय के साथ ब्याज, यानी किसी भी वस्तु की वैल्यू समय के साथ बढ़ भी सकती है और समय के साथ घट भी सकती है। तो सामान्यतः ज्यादातर स्थितियों में जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होता है, वो समय के साथ बढ़ता ही है। अब देखिए क्या हुआ, तो समय के साथ ब्याज बढ़ता और घटता है, यानी पैसे का मूल्य फिक्स नहीं रहता, रुपए का मूल्य फिक्स नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। किसके अनुसार? समय के अनुसार। तो समय के अनुसार ब्याज जो है, यानी जो अतिरिक्त पैसा है, वो घटता बढ़ता रहता है। कभी वो अधिक भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है, लेकिन सामान्य स्थितियों में वो अधिक रहता है। अब आती है ब्याज की दर, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर का क्या मतलब हुआ कि जो पैसे का मूल्य बढ़ा, यानी वस्तु का जो मूल्य बढ़ा, जितने दाम पर कोई वस्तु आज मिल रही है, 1 साल बाद उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, वही पैसे का, मतलब आज जो 1 रुपये में ये पेन मिल गई, मान लीजिए 1 रुपये में ये मार्कर मिल रहा है, और 1 साल बाद अगर इस मार्कर का मूल्य 2 रुपया हो गया, इसका मतलब कि 1 रुपया की वैल्यू 50% घट गई। जो चीज 1 साल पहले 1 रुपये में थी, वही चीज 1 साल बाद 2 रुपये की मिल रही है। इसका मतलब कि रुपये का मूल्य घट गया, वस्तु का मूल्य बढ़ गया।
यानी 1 साल बाद ये 2 रुपये की मिल रही है, इसका मतलब कि 100% इसके मूल्य में बढ़ोतरी हो गई। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ब्याज की दर क्या? ब्याज की दर किसी भी तरह से कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन सामान्यतः ब्याज 1 वर्ष पर लिया जाता है। यानी इसके पीछे है कि 100 रुपया 1 वर्ष तक, या 100 रुपया 1 वर्ष के बाद अगर 110 रुपया हो गया, यानी जो सामान पहले 1 वर्ष पहले 100 रुपये का मिल रहा था, 1 साल बाद वही सामान अगर 110 रुपये का मिल रहा है, तो हमको 100 तो पहले था, 10 रुपया जो ये एक्स्ट्रा चार्ज है, यही ब्याज कहलाता है। इसी को इंटरेस्ट कहते हैं। और दर कब होगी कि 1 साल पर ये 10 रुपया बढ़ा है, 1 साल पर 10 रुपया बढ़ा है 100 रुपये पर। 200 रुपये पर 1 साल में 20 बढ़ जाए तो 20% ब्याज कहलाएगा। प्रति माने पर और शत माने 100। तो अगर 1 साल में 20 रुपया बढ़ जाए 100 रुपया पर, तो ये कहा जाएगा कि 20% ब्याज है। तो ब्याज की दर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का अर्थ क्या हुआ कि 100 रुपये पर 1 साल में 20 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। 10 रुपये का क्या मतलब हुआ? 10% ब्याज दर का मतलब हुआ कि 100 रुपये पर 1 साल में 10 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा 1 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर यानी प्रति वर्ष की बात हो गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप और भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे ब्याज की दर की जो गणना है वो किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 तरह से होती है। प्रति वर्ष यानी 12 माह पर, 100 रुपये पर 12 महीने पर जो एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे प्रति वर्ष। और दूसरा है 6 माही यानी प्रति 6 माह पर। तो अगर ब्याज 100 रुपये पर 6 महीने में ही 10 रुपया हो जाए तो उसको कहेंगे कि ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, यानी पर 6 महीने पर ही ब्याज अब देना पड़ रहा है या ब्याज लिया जा रहा है। तीसरा है तिमाही यानी प्रति 3 माह पर। तो ब्याज अगर प्रति 3 माह पर ही लिया जाएगा, यानी हर 3-3 महीने पर ही ब्याज अगर 10% लिया जाए, इसका मतलब यह कि 100 रुपये पर 3 महीने में 10 रुपया एक्स्ट्रा, तो उसको 10% प्रति तिमाही या क्वार्टरली कहेंगे। यानी 1 साल में 3-3 महीने के 4 पीरियड बनेंगे। 3-3 महीने के 4 पीरियड 1 साल में बनेंगे। देखिए 3-3-3-3, तो 3-3 महीने पर ही ब्याज लिया गया तो 4 पीरियड हुए। अगर 1 साल में 6-6 महीने पर ब्याज लिया गया तो 12 महीने में 12 माह में 6-6 महीने के 2 पीरियड हो गए। और यहां ये 12 माह में 3-3 माह के 4 पीरियड हो गए। और यहां 12 माह में एक ही पीरियड रहा। यानी 12 माह पर जो ब्याज लिया जाएगा, मान लीजिए 10% पर ईयर या पर एनम कहते हैं, इसे पीए लिखते हैं, पर एनम। यहां पर 10% और हम कहें कि प्रति छमाही यानी पर 6 महीने पर ही ब्याज लिया जाए।
यहां पर 10% प्रति तिमाही। तो ब्याज की दर आपको अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य स्थिति में जो ब्याज की दर होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो पर एनम दिया जाता है, यानी प्रति वर्ष दिया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई ब्याज की दर प्रति वर्ष दिया है, 1 साल का यानी 12 महीने का कोई ब्याज 12 रुपया है, यानी 100 रुपये पर 12 रुपया बढ़ गया 1 साल में। और ये कहा जाए कि ब्याज अब छमाही लिया जाएगा। पहले ब्याज की दर दे दिया कि 1 साल में 12 रुपया 100 रुपये पर बढ़ेगा, यानी 12% ब्याज दर है प्रति वर्ष। और कहा गया कि 6 माह पर ही ब्याज कैलकुलेट किया जाए। तो 12 का आधा यानी 1 साल में, यानी 12 माह में 6 माह के 2 पीरियड हो गए। तो जो 12% ब्याज था 12 महीने के लिए, वो 6 महीने के लिए कितना होगा? तो 12 में 2 से भाग दे देंगे तो 6% आ जाएगा। अगर 10% पर ईयर है तो 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 5% आ जाएगा, यानी पर 6 महीने पर 5% ही ब्याज रहेगा। अगर मान लीजिए कि 12% ब्याज है और 3-3 महीने पर ही ब्याज को कैलकुलेट किया जाए, और क्वेश्चन में दिया है कि 12% पर ईयर ब्याज की दर दे है, तो अब देखिए 1 साल में यानी 12 महीने में 3-3 महीने के 4 पीरियड हो गए, तो 12 में 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देंगे तो 3% आएगा, यानी हर 3 महीने पर 3% ब्याज लिया जाएगा। तो ब्याज की दर सालाना, छमाही और तिमाही की जा सकती है, संयोजित किया जा सकता है, लिया जा सकता है। अब हम लोग मेन बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि ब्याज अब आपको समझ में आ गया था, और ब्याज की दर भी समझ में आ गई कि दर किसे कहते हैं। ब्याज को जब कैलकुलेट किया जाएगा 12 महीने पर तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कही जाएगी, 6 महीने पर किया जाएगा तो प्रति छमाही कही जाएगी, हर 3 महीने पर किया जाएगा तो प्रति तिमाही किया जाएगा। अब हम लोग मूलधन मिश्र धन की बात करते हैं कि ये क्या चीज है और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए मूलधन पर हम लोग बात करेंगे। मूलधन क्या है? मूल माने होता है मेन, और धन माने आप समझ रहे हैं, इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल यानी मुख्य, रुपया कहते हैं। अब मूलधन मान लीजिए इसको पी से डिनोट करते हैं। मूलधन अगर 1000 रुपया है, 1000 रुपया, अब ये 1000 रुपया को ये कहा गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की जो दर है, वो कहा गया कि 10% है प्रति वर्ष। प्रति वर्ष यहां शब्द लिखना पड़ेगा, यानी 100 रुपये पर 10 रुपया 1 साल में एक्स्ट्रा लिया जाएगा, ये इसका मतलब हुआ प्रति वर्ष का। तो ये पूछा जाए कि भाई 1 साल में यह जो मूलधन है, अगर कोई 10 रुपया एक्स्ट्रा 100 रुपया पर दे रहा है तो 1 साल बाद यह पैसा कितना हो जाएगा? तो देखिए 100 रुपये पर यह 10 रुपया है, तो 1000 पर कितना होगा? तो 1000 गुणे 10/100, और 2 जीरो ये कट गया, ये आ गया 100 रुपया। यानी 1 वर्ष बाद 1000 तो ये मिलेगा ही, प्लस 100 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 1100 रुपया मिलेगा 1 साल पर। 2 साल के लिए अगर ये पैसा रख दिया गया तो अब बात दूसरे तरह की जाएगी कि 2 साल की ये पैसा जब रखा जाएगा तो ब्याज किस प्रकार से लिया जाएगा? साधारण तरीके से या चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से? तब चक्रवृद्धि क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा, यहां से डिफरेंस होगा। क्योंकि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कहिए या साधारण ब्याज कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग ये ब्याज पूछ लिए कि 1000 रुपया अगर दिया जाए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो 1 साल बाद 1100 रुपया हुआ। और ये जो 1100 रुपया है, इसी को मिश्र धन कहते हैं। अच्छा भाई, क्यों इसको मिश्र धन कह रहे हैं? अंग्रेजी में इसे अमाउंट कहते हैं।
मिश्र माने होता है मिलावट। तो इसको मिलावट वाला धन क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, इसमें तो ये मूल धन है, मूलधन 1000, और प्लस इसमें मिलावट किसकी हो गई? ब्याज की। ये जो 100 रुपया है ये ब्याज मिला है। तो मूलधन में जब ब्याज मिल जाता है तब मिश्र धन होता है। मूलधन में जब ब्याज मिल जाएगा तो मिश्र धन बनेगा, और मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन हो जाएगा, मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन हो जाएगा, और मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। तो यहां से एक और चीज आप देख सकते हैं, देखिए जो मिश्र धन है, मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाएगा तो मूलधन होगा। अब ये ब्याज है, ये दो तरीके का है। एक है साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों स्थिति में ये मूलधन कहलाएगा। साधारण ब्याज को SI यानी सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज को CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो मिश्र धन जो होता है मूलधन और ब्याज का योग होता है। अब अगर आपको मूलधन निकालना है तो मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा। देखिए, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन, और मिश्र धन में से ब्याज घटा दिए तो मूलधन हो गया। तो ये दो बातें बहुत साधारण सी हैं, लेकिन इन्हें ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग कुछ और पारिभाषिक शब्द लेकर के ये वीडियो खत्म करेंगे। तो मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताता हूं, और दोनों को आपको ठीक से समझना होगा। मान लीजिए कि ये मूलधन है 1000 रुपए, और इस 1000 रुपए पर हमको ब्याज की बात करनी है, और यह है पहला वर्ष, यह है दूसरा यानी द्वितीय वर्ष, यह है तृतीय वर्ष। यहां हम बात करेंगे साधारण ब्याज, और नीचे रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब ब्याज की जो दर है वो 10% प्रति वर्ष है, पर एनम, यानी एक साल में 100 रुपये पर 10 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो सबके लिए है 10%, यहां भी है 10%, यहां भी है, यानी हर साल 10% का ब्याज। तो देखिए यहां पर 1000 रुपया है, और 1000 रुपये पर पहले साल, यानी एक साल ये रुपया अगर रह जाता है तो एक साल के बाद इस पर ब्याज कितना मिलेगा? तो 1000 रुपये पर 10% की ब्याज की दर से 100 रुपया ब्याज मिलेगा। ये ब्याज है, 100 रुपया ब्याज मिला। यही पैसा अगर दूसरे साल भी रह गया, इसे निकाला नहीं गया, यही बैंक में या किसी के पास दूसरे साल भी रह गया, तो फिर इस पर 100 रुपया ब्याज मिलेगा। अगर ये पैसा तीसरे साल भी रह गया, इसे निकाला नहीं जाए, तो इस पर फिर 100 रुपया ब्याज मिलेगा। तो ये 3 तरह के ब्याज, यानी पहले साल यानी 1 वर्ष बाद इस पर 100 रुपया मिल गया, फिर 2 वर्ष बाद फिर 100 रुपया मिला, फिर तीसरे साल यानी 3 वर्ष बाद भी 100 रुपया मिला। तो कुल देखिए 300 रुपया एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। तो अगर ये इस तरह से पैसा मिलेगा हर साल 100 रुपया, तो इसको कहते हैं साधारण ब्याज। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि पहले साल 100 रुपया ब्याज मिलेगा, यहां भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा,
यहां भी 100 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन अब क्या हो, ये जो पहले साल 100 रुपया ब्याज मिला था, इस ब्याज पर भी ब्याज फिर मिलेगा 10% के हिसाब से। यानी ये जो ब्याज मिला है, इस ब्याज पर भी, ये पैसा भी बैंक में ही रह गया, तो इस ब्याज पर भी 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10 रुपया। तो दूसरे साल इस ब्याज पर भी ब्याज मिल करके जो दूसरे साल का ब्याज है वो 100 रुपया तो हर साल 1000 के हिसाब से था, प्लस 10 रुपया और मिल गया, क्योंकि ये पैसा भी बैंक में पड़ा रहा। अब आइए तीसरे साल पर। तो तीसरे साल में क्या हुआ, तीसरे साल में ये जो 100 रुपया था, इस पर फिर ब्याज मिला 10 रुपया, और दूसरे साल वाला जो ये 100 रुपया था, इस पर भी ब्याज मिला 10 रुपया, और दूसरे साल में ये जो 10 रुपया बचा था, इस पर भी ब्याज मिला, तो 10 रुपये पर 10% ब्याज मिला, इस पर भी 10% के हिसाब से, तो ये 1 रुपया हो गया। अब देखिए आप टोटल ब्याज जोड़िए, तो 100, 300 तो ये टोटल हो गया मेन, 10, 20, 30 और 1, 31, तो ये हो गया 331। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपने देखा कि ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी जब ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज में यही 1000 रुपया 3 साल बाद 300 रुपया एक्स्ट्रा देगा, और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हिसाब से हम ब्याज लेंगे तो ये 1000 रुपया 331 रुपया देगा, यानी साधारण ब्याज की अपेक्षा 31 रुपया और मिलेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो ब्याज पर जब ब्याज दे होगा तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जैसा कि इस टेबल में या और इस चित्र में मैंने आपको बताया। अब हम लोग ब्याज कब लिया जाएगा, ब्याज के लिए समय की सीमा क्या होगी, समय को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात और एक बताना है जो महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग अवधि यानी समय को कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस रूप में देखेंगे, ये भी समझते हैं। समय की गणना, समय को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें है देखिए, जिस दिन ऋण यानी उधार लिया जाता है उस दिन को शामिल नहीं किया जाता। तो लिख लीजिए, जिस दिन कर्ज लिया जाता है उस दिन को दिन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, शामिल नहीं करते हैं। और जिस दिन कर्ज लौटाया जाएगा उस दिन को दिन की गणना में शामिल किया जाएगा। तो जिस दिन कर्ज लौटाया जाता है, लौटाया या वापस किया जाता है, उस दिन को दिन की गणना में शामिल किया जाता है। उस दिन को दिन की गणना में शामिल करते हैं। अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं इसमें कि ये जो दिन है, बात करती है समय की गणना, तो कुछ कन्वेंशन है जो हम लोगों को मानना है। यानी 365 दिन को एक वर्ष कहेंगे, ये सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। 12 माह बराबर एक वर्ष,
30 दिन को एक माह कहेंगे, 30 दिन को एक माह। अब देखिए यहां पर लिखेंगे दिन और यहां पर वर्ष। 73 दिन 1/5 वर्ष के बराबर होगा। 73 अगर दिन है तो उसे 1/5 वर्ष के बराबर करेंगे। अब इसमें 2 से गुणा किया जाए तो 2 तिहाई 6 और 2 साते 14, 146 दिन बराबर 2/5 वर्ष। अब 73 में 3 से गुणा करें, 3 तिहाई 9, 3 साते 21, 229 दिन 19 दिन बराबर 3/5 वर्ष। अब 73 में 4 से गुणा करें, 4 तिहाई 12 और 4 साते 28 से 29, 292 दिन बराबर 4/5 वर्ष। तो अगर दिन में दिया है, दिन में, तो ये 73, 146, 219, 292, अगर ये दिन आ रहे हैं कैलकुलेशन में तो इनको हम लोग वर्ष में बदल सकते हैं इस प्रकार से। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात ये नोट कर लेने की है कि जो समय है, समय वो वर्ष में ही रहेगा। समय अगर महीने में दिया है तो उसे वर्ष में बदलेंगे, अगर दिन में दिया है तब भी उसे हमको वर्ष में कैलकुलेट करना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्याज की दर है वह डिसाइड करेगी कि समय को कैसे चेंज किया जाए, और ब्याज की दर सामान्य स्थितियों में प्रति वर्ष होती है। तो प्रति वर्ष जब होगी ब्याज की दर तो हमारा जो समय है वो वर्ष में ही चेंज करना पड़ेगा समय को। तो आइए हम लोग अब तिमाही छमाही ब्याज रहेगा और समय को प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज की दर दिया है तो वो कैसे चेंज होता जाएगा ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन में दिया है 10% वार्षिक दर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 10% वार्षिक। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह कि 100 रुपए पर एक साल में 10 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा और उस एक्स्ट्रा को हम लोग ब्याज कर रहे हैं। अब यहां पर पहला अगर ब्याज छमाही लिया जाए, छमाही ब्याज कैलकुलेट किया जाए तो देखिए ब्याज अगर छमाही कैलकुलेट किया जाए यानी ब्याज प्रति 6 महीने पर लिया जाए तो अब देखिए ये जो ब्याज है ये 12 माह का है, 12 माह का 10% है। तो ब्याज आपको 6 महीने के लिए लेना है, 6 महीने के लिए 6 गुणे 10 बटा में 12, 6 दूनी 12, 2 पाँचे 10, यानी ये जो ब्याज की दर होगी 5% प्रति छमाही होगी, 5% प्रति छमाही आ गई। तो अगर छमाही ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा तो 6 महीने पर जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो 10% का आधा यानी 5% छमाही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तिमाही, तिमाही ब्याज कैलकुलेट करने पर कैलकुलेट किया जाए तो यानी प्रति 3 महीने पर अगर ब्याज लिया जाए तो क्या होगा? तो देख लीजिए 12 माह का ब्याज है 10%, 12 माह का है तो आपको हर 3 महीने पर ही ब्याज चाहिए। तो 3 गुणे 10 बटा में 12, 3 चौके 12, 10/4 यानी 2.5। तो
तो 2.5% प्रति तिमाही आ गया। ब्याज की जो दर है वो 2.5% प्रति तिमाही आ गई, यानी हर तिमाही पर 2.5 रुपया ब्याज मिलेगा 100 रुपये पर, यानी 100 रुपये पर 3 महीने में 2.5 रुपया ब्याज मिलेगा। तो अगर ब्याज की दर वार्षिक दी हो और कैलकुलेशन छमाही या तिमाही करना हो तो हम लोग इस तरह से उसे कैलकुलेट करेंगे। तो मित्रों, मैंने आज प्रयास किया कि जो परिभाषिक शब्द हैं या शब्दावलियां हैं उनकी सही मीनिंग आपको आ जाए। तो आई होप कि आपको ये ठीक तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं किसी बात पर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि वो सारे डाउट आपके खत्म हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूले और बेसिक क्वेश्चन साधारण ब्याज पर करेंगे। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं बोल रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।